यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। वेलकम टू यूपीएससी प्रेप लैब। माय नेम इज रोहन त्यागी एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। ये चैप्टर क्लास 9th में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इफ यू आर लुकिंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू वांट बेस्ट क्वालिटी, तो सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जस्ट गो इन द बिलो, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक है, क्लिक कीजिए, ₹1 में पहले ट्राई कीजिए एंड देन यूज इट माय डियर फ्रेंड्स, यूज माय कोड RT लाइव। चलिए लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन। नंबर 1, द मेन थिंग, अगर आप देखें इंडिया को, तो इंडिया इज अ कंट्री दैट इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ब्राजील भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, मलेशिया भी आता है, पपुआ न्यू गिनी भी आता है। फाइन, बहुत सारी और कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। क्यों है? इट इज बिकॉज इंडिया में आपको 4700 प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। फोर्टी सेवन हंड्रेड, जिसमें से 47,000, सॉरी, जिसमें से इफ यू लुक एट 15,000 आर फ्लावरिंग प्लांट। आ रही है बात समझ? आ रही है ये बात समझ? एंड इसके साथ साथ यू हैव अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल्स स्पीशीज। 90,000। जो इंडिया को बनाती है वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फाइन, so this is very important thing that you all must understand first of all. Secondly, another thing that you want to understand is this, listen to me, कि भाई what is basically natural vegetation? नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है? व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? देखो, नेचुरल वेजिटेशन को आपकी एनसीईआरटी वर्जिन वेजिटेशन भी कहती है, यानी कि ऐसी वेजिटेशन दैट इज अनटच्ड ह्यूमंस द्वारा। इट इज अनटच्ड, नॉट मॉडिफाइड। तो ऑर्किड्स जो होते हैं, बाग बगीचे, दे विल नॉट काउंट। आपके पार्क बने हुए हैं, जंगल है पार्क के अंदर, दे विल नॉट काउंट एज नेचुरल वेजिटेशन। अब एक सैड फैक्ट ये है कि जब इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे होता है तो उसमें हम ट्री कवर देखते हैं, ट्री कवर होना चाहिए। तो ट्री कवर में हम नेचुरल वेजिटेशन को नहीं देखते कभी भी। हम नेचुरल वेजिटेशन प्लस जो ह्यूमन प्लांटेड वेजिटेशन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो दैट इज अ सैड फैक्ट बेसिकली। तो अगर उसके अंदर हम नेचुरल वेजिटेशन को देखें तो इट इज बेसिकली गोइंग डाउन। वैसे ट्री कवर जो इंडिया का है वो लास्ट कुछ सालों में ऊपर गया है। यू शुड ऑल नो दिस थिंग एज अ फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही आपने एक और टर्म सुना होगा वेजिटेशन के लिए, दैट इज फ्लोरा। वी यूज द टर्म फ्लोरा फॉर वेजिटेशन एंड एनिमल्स के लिए वी यूज द टर्म फौना। तो किसी भी रीजन का फ्लोरा और फौना हम ये ऑफ कोर्स बात करते हैं। नाउ अगर आप टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करते हैं इंडिया में, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। देखो, इंडिया में आपको स्पेसिफिकली सबसे पहले ट्रॉपिकल वेजिटेशन बहुत देखने को मिलती है। तो इंडिया के ज्यादातर फॉरेस्ट ट्रॉपिकल कैटेगरी में आते हैं। तो नंबर 1 यू हैव दी, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ कोर्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 2 you have the tropical deciduous forest.
नंबर 3 आपके पास है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। नंबर 4 आपके पास है मॉन्टेन फॉरेस्ट्स, जिसमें आपको टेम्परेट फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। वी विल टॉक अबाउट देम। एंड आपकी एनसीईआरटी बात करती है नंबर 5 पर मैनग्रोव फॉरेस्ट की, जो बेसिकली कोस्टल फॉरेस्ट हैं, एस्चुरियन फॉरेस्ट, डेल्टाइक फॉरेस्ट। So these are the 5 types of forest that we are going to discuss, my dear friends. इसमें सबसे पहले we will be discussing about the tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest. देखो, सबसे पहले आप ये समझो, किसी भी फॉरेस्ट टाइप के बनने के पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं। किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है और वहां की जो प्रेसिपिटेशन है, उस पर ये डिपेंडेंट होता है कि वो जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, क्या है ना। और जब इंडिया की बात होती है तो अगर किसी भी एरिया में आपको 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल मिलती है देखने को, ठीक है, तो वहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। द रेनफॉल शुड बी मोर देन 200 सेंटीमीटर और मोर। आ रही है बात समझ? और जो ड्राई सीजन है दैट शुड बी वेरी शॉर्ट, ठीक है, इट शुड बी वेरी शॉर्ट, द ड्राई सीजन शुड बी वेरी शॉर्ट, ठीक है। ये बात आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। अगर 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो आपको यहां पर सॉरी ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनको इंटरनेट पर बहुत लोग मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ? देन अगर रेनफॉल इज बिटवीन 70 and 100 सेंटीमीटर, you will call it as tropical dry deciduous forest। अच्छा, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स हैं बेसिकली, जो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल वाले एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं, ये इंडिया में लार्जेस्ट रीजन को कवर करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। और उससे कम का जो एरिया है ऑफ कोर्स दैट इज योर ट्राई स्कर्ब एरिया। अब देखो, फॉरेस्ट टाइप्स के बीच में इंडिया पाकिस्तान की तरह एक डिफाइंड बॉर्डर तो होगा नहीं कि ये कि लाइन है, इसके इस तरफ आप लोग खड़े हुए हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और उस लाइन के दूसरी तरफ आप पहुंच गए डेसिडियस फॉरेस्ट में। गेटिंग माय पॉइंट? तो देयर विल बी सम ट्रांजिशनरी जोन्स, देयर विल बी सम फॉरेस्ट जहां पर आपको मिक्स टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर आप सरिस्का चले जाएं दिल्ली के पास, वहां पर आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स मिलते हैं देखने को, मिक्स्ड विद दीस कर्ब्स एंड दिस डेजर्ट वेजिटेशन। थॉर्न फॉरेस्ट मिक्स्ड विद ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? उड़ीसा में और अगर आप वेस्टर्न पार्ट में चले जाएं, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में चले जाएं, तो वहां पर आपको मिक्स्ड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड, दैट देयर विल बी नो border, defined border between these vegetation, there will be a transitionary zone. Please understand this thing. तो आइए सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, उसी की बात करते हैं। देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस की। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि भैया ट्रॉपिकल कंडीशंस तो चाहिए ही, ऑफ कोर्स टेम्परेचर मस्ट बी हायर, ठीक है, प्लस द रेनफॉल शुड बी 200 सेंटीमीटर or more, or there, if it is, there should be a short dry season.
ये बहुत ज्यादा ड्राई सीजन लंबा नहीं हो सकता, इट शुड बी अ वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो व्हाट यू विल फाइंड इज दिस। आपको चार मेजर लेयर्स देखने को मिलती हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। सबसे पहले होती है इमर्जेंट लेयर। देखो जो इमर्जेंट लेयर है, यहां पर आपको बहुत ही टॉल ट्रीज देखने को मिलते हैं, वेरी वेरी टॉल ट्रीज। मतलब यहां पर जो ट्रीज हैं उनकी हाइट 60 मीटर तक पहुंच जाती है। उनकी जो बार्क है, जो उनकी स्टेम है, इतनी मोटे उनका तना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि आपको यहां पर बहुत ही ऊंचे पेड़ 60 मीटर और इवन अबव के देखने को मिल जाते हैं। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको कैनपी लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, कैनपी लेयर इज बेसिकली बिलो 40 मीटर्स एंड बिटवीन 20 मीटर्स। जब आप जंगल को देखते हैं ऊपर से तो आप उस जंगल का फ्लोर, फॉरेस्ट का फ्लोर नहीं देख पाते। क्यों? बिकॉज ऊपर इतनी ज्यादा वेजिटेशन है, पेड़ है, कि आपको फ्लोर दिखता ही नहीं। तो वो लेयर जो फ्लोर को देखने से आपको रोकती है, जो टोटल कवरेज कर देती है उस रीजन को, वो आपकी कैनपी लेयर होती है। कैनपी यानी कि सर बेसिकली होता है ना ऊपर, मतलब कुछ चीज ऊपर निकली हुई। गेटिंग माय पॉइंट? तो इमर्जेंट लेयर के नीचे होती है कैनपी लेयर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके नीचे आपको यंग ट्री लेयर देखने को मिलती है। आप नीचे आएंगे, ठीक है, जो ट्रीज अभी बढ़ रहे हैं। और उसके नीचे आपको शर्ब लेयर देखने को मिलती है, छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं। अब देखो, रेन फॉरेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रेन फॉरेस्ट इज वेरी वेरी डेंस एट दिस हाइट, कैनपी लेयर एंड दिस लेयर। बट ग्राउंड पे बिकॉज सिर्फ 5% से भी कम सनलाइट पहुंचती है, तो ग्राउंड इज डिवॉइड ऑफ मच ऑफ द वेजिटेशन। थोड़े बहुत फंगस वंगस होंगी कहीं ना कहीं पड़ी हुई, बट फ्लोर उतना ज्यादा पेड़ों वाला नहीं होता है इन अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहां पर आप इजीली मूव कर सकते हो। मतलब इट इज ऑफ कोर्स जंगलों में मूव करना मुश्किल होता है, लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है कि कैनपी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो ग्राउंड पर भी खूब सारी सनलाइट आती है। तो ग्राउंड पर आपको बुशेस मिलती हैं, ग्राउंड में बहुत डेंस वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट में इसलिए मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा वहां पर आपको देखने को मिलती है यस वेजिटेशन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन यहां पर कर दिया है। तो इट इज बेसिकली मल्टी लेयर्ड ट्रीज, शर्ब्स, क्रीपर्स, ये सब आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? व्हाई? व्हाट्स द रीजन? देखो, रीजन सिंपल है। यहां पर कभी भी वाटर की, पानी की कमी नहीं होती है। नॉर्मली जो पेड़ हैं वो लीव्स को शेड इसीलिए करते हैं टू कंजर्व वाटर। अब यहां पर पेड़ों को वाटर कंजर्व करने के लिए लीव्स को शेड करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो उनकी बस एक रिक्वायरमेंट रह जाती है कि उनको पुरानी लीव्स को कभी कभी रिप्लेस करना होता है, सो दैट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑप्टिमम रहे और उनकी लीव्स प्रॉपर फूड प्रोडक्शन करती रहे। तो जब जिस स्पीशीज का मन करता है उसकी खुद की साइकिल के हिसाब से, तब वो अपनी लीव्स को शेड करता है। इसीलिए सभी स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में इन ईयर अपनी लीव्स को शेड करती हैं, और इसीलिए ये जंगल आपको हमेशा ग्रीन देखने को मिलता है। आ रही है बात समझ? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन कौन सी हैं, आओ एक बार देख लेते हैं। देखो, कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको जो रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं, उसमें से सबसे पहले इबोनी है, ऑफ कोर्स महगनी है, ठीक है, रोजवुड है, रबड़ है,
और रबड़ के साथ साथ चिंचोना है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीशीज। ये बात समझिए। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया की बात करें, है ना, तो यहां पर हम इन फॉरेस्ट का इंडिया में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कहां पे है। सो एक रफ मैप हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, एंड उसके ऊपर स्टेट्स के साथ वी विल ट्राई टू मार्क कि हमें ये कहां कहां देखने को बेसिकली मिलती है। ये कुछ ज्यादा ही गलत बन गया, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बनाता हूं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मैप ऑफ इंडिया, जिसमें हम एक बार डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखते हैं कि भाई ये कहां कहां हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, इस टाइप के फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपको वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गए आपके नंबर वन। बिकॉज देखो, वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड में आपको खूब सारी बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपके हो गए लक्षद्वीप आइलैंड्स में, जहां कहीं कहीं है, आपके एनसीईआरटी कहती है ये बात, और अंडमान निकोबार आइलैंड, जहां पर खूब सारी बारिश होती है। आपको इस टाइप के एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु का कुछ जो कोस्ट है, यहाँ पर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, एंड यहाँ पे भी थोड़े बहुत आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मेघालय में देखने को मिलते हैं। दिस इज द रीजन। क्यों यहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा होती है माय डियर फ्रेंड्स? देखो, तमिलनाडु का रीजन क्या है आपको पता है, दोनों मॉनसून से रेनफॉल आ रही है, तो एक शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, प्लस कन्वेक्टिव रेनफॉल भी लगभग पूरे साल यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, मेघालय में रीजन आपको पता चल ही गया होगा, वहां पर बारिश बहुत सारी होती है गाइस। ऐसे ही अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपर असम की बात करते हैं, फुटहिल्स की बात करते हैं, तो वहां पर भी खूब सारी बारिश होती है, बिकॉज मॉनसून इज फोर्स टू मूव अपवर्ड ऑन द हिमालयन माउंटेन्स। तो ये बेसिकली जगहें हैं। इफ यू वांट मी टू राइट द नेम्स तो आई कैन राइट। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र गोवा आ गया, ऑफ कोर्स कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, असम, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। अच्छा, यहां पर मेघालय भी आ गया, आई फॉरगॉट टू राइट बट यू शुड राइट। सो ये होती है इन टोटलिटी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर। नाउ अब यहां पर हम बात करते हैं फौना की, यानी कि एनिमल्स की। अगर आप इन फॉरेस्ट की बात करें इंडिया में, तो आपको यहाँ पर एलिफेंट्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेसिफिकली असम के रीजन में, साउथ इंडिया के रीजन में मंकीज, लेमूर, डियर्स, ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप असम की, वेस्ट बंगाल की बात करें, अपर असम की बात करें ना, या यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल में भी थोड़े से हैं यहाँ पे फॉरेस्ट, तो आपको वहां पर वन हॉर्न राइनोसरस देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। बिसाइड दीज एनिमल्स आपको प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियंस, ये सब देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इंडिया में अगर कोई फॉरेस्ट सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है, तो वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो आइए एक बार हम बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। देखो,
दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये बात समझ लो आप सबसे पहले। और इसीलिए इनको आप कभी कभी मॉनसून फॉरेस्ट कह देते हैं। यू ऑल्सो कॉल देम एज मॉनसून फॉरेस्ट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यूपीएससी कभी भी कई क्वेश्चंस के अंदर ये कर देती है खेल, मॉनसून फॉरेस्ट क्या है, ठीक है। एंड ये आपको मिलते हैं जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक है। तो हिमालयाज के फुट हिल से लेकर डेक्कन प्लेट्यू तक, पेनिनसुलर प्लेट्यू तक आपको ये फॉरेस्ट्स देखने को मिलते हैं। ये बात आपको सबसे पहले मेरे भाई ध्यान में रखनी है। अब देखो, इनको हम डेसिडियस फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज यहां पर एक डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन आता है और उस डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन में प्लांट्स को मॉइस्चर कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट होती है। एंड टू कंजर्व द मॉइस्चर बिफोर दैट ड्राई पीरियड, जितने भी ट्रीज हैं वो एक साथ अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में जो ड्राई सीजन है सबसे ज्यादा, वो होता है द सीजन ऑफ अप्रैल एंड मई एंड इवन टिल जून इन नॉर्थ इंडिया। ये वो टाइम है जब बारिश सबसे ज्यादा कम होती है और इवेपोरेशन बहुत हाई होती है। बिकॉज आपको पता है कि इस टाइम पर धूप बहुत तेज निकलती है। आप कहेंगे सर सर्दियों में बारिश नहीं होती, बट सर्दियों में धूप भी उतनी कड़क नहीं होती, इवेपोरेशन इतनी ज्यादा नहीं होती। सो दिस इज द टाइम बेसिकली। साउथ इंडिया में फरवरी से शुरू हो जाता है, नॉर्थ इंडिया में मार्च से शुरू हो जाता है, जब आपको कड़क धूप देखने को मिलती है, हाई अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन देखने को मिलती है एंड सॉइल मॉइस्चर बेसिकली सबसे ज्यादा कम हो जाता है। Yes or no? So to conserve their moisture before this period, the trees they start to shed their leaves. और अगर आप अप्रैल में आज के टाइम पर बाहर वेजिटेशन को देखोगे अपने घर के, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, तो इट विल लुक मोर ब्राउनियर, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपको ये फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लेट्स मेक मैप ऑफ इंडिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक काम करते हैं, लेट अस इंपोर्ट अ मैप, इट विल आल्सो सेव अस सम टाइम और हमें थोड़ी क्लैरिटी भी बेटर मैप के ऊपर मिल जाएगी। देखो, तो अगर आप सबसे पहले इस मैप के अंदर मार्क करना चाहो कि सर ये डेसिडियस फॉरेस्ट कहां पर आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं, तो आप देखो हिमालय से शुरू कर लो, यहां से, ठीक है, ईस्ट राजस्थान को कवर कर लो, ठीक है, मध्य प्रदेश को कवर कर लो, इस पूरे रीजन को, जो कोस्टल रीजन यहां पर बेसिकली नहीं है, ठीक है, उसको आप कवर कर सकते हो। ये, ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रीजन। जब बीच में आपको कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर स्पेसिफिकली आपको वेस्टर्न घाट्स की शेड देखने को मिलती है, यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। आई विल गिव यू अ गुड इमेज जो एनसीईआरटी में भी दी है, आई विल गिव यू इट टू टू शो यू कि कहाँ कहाँ पर ये है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आप इनको डिवाइड कर सकते हो। आप जितना नॉर्थ जाओगे, ठीक है, और जितना वेस्ट जाओगे उतने ज्यादा आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। आप जितना साउथ जाओगे और जितना ईस्ट जाओगे उतने आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसका एक्सेप्शन बस ये है कि हिमालयास के फुट हिल में आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब राजाजी नेशनल पार्क है,
कालेश्वर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पीलीभीत है, कतरनी घाट है, दुधवा है, विक्रम वो है नेशनल पार्क्स। इन सब में आपको बेसिकली मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये हिमालयास के फुटहिल में है, और जैसे हिमालयास पे बढ़ना शुरू होते हैं बादल, तो यहां पर ठीक ठाक बारिश हो जाती है। फाइन। इवन नॉर्थ ईस्ट के फुटहिल्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली काजीरंगा है जैसे कि, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे थोड़ी तरफ, इधर ईस्टर्न छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के इंटीरियर्स में, झारखंड के इंटीरियर्स में, ठीक है, इन एरियाज में भी आपको इसी टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। वहीं ड्रायर रीजन जैसे कि ईस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूपी है, पार्ट्स ऑफ हरियाणा है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र है ईस्टर्न साइड में, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में भी आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, याद रखना। So that is quite critical thing for all of you to understand. जी, तो ये इसकी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, स्पेसिफिकली टीक, जो एक काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है फर्नीचर मेकिंग में। वो आपको ईस्टर्न इंडिया में काफी मिलती है। नॉर्थ ईस्ट का टीक बड़ा फेमस है, इवन म्यांमार का टीक बहुत ही फेमस है। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, याद रखिएगा वो यही मिलता है। खैर, कुसुम, अर्जुन, ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं। मलबेरी, ये कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉर्मल डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, ड्राई या फिर तो ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत बार ये होता है कि ये फॉरेस्ट मिक्स हो जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट के साथ, स्पेसिफिकली वेस्टर्न पार्ट में जब बारिश बहुत ही ज्यादा कम हो रही है वहां पर दे मिक्स बेसिकली विद दी थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है, टाइगर्स स्पेसिफिकली अगर आप ध्यान से देखें, इवन एलिफेंट्स, ठीक है, ढोल्स, इंडियन वुल्फ्स, ये सब आपको यही मिलते हैं। गऊ, स्नेक्स, टॉर्टाइज, सब आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द थॉर्न फॉरेस्ट्स। देखिए, जिन रीजन्स में 70 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश होती है, सर हाउ राजस्थान, देखो ईस्टर्न राजस्थान इज सेमी एरिड, इट्स नॉट टोटली एरिड, तो वहां पर भी ठीक ठाक बारिश होती है। तो दे हैव अ मिक्स टाइप ऑफ डेसिडियस प्लस थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। वेस्ट राजस्थान तो ऑफ कोर्स थॉर्न है, पूरा एरिड है, रेगिस्तान है, वहां पर नहीं होते। बट ईस्ट राजस्थान के कुछ एरियाज में ठीक ठाक बारिश होती है। तो थॉर्न फॉरेस्ट कहां मिलते हैं आपको? बेसिकली थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स आपको वहां देखने को मिलते हैं जहां पर बारिश 70 सेंटीमीटर के आसपास या फिर उससे कम होती है, ठीक है। और यहां पर आपको जो वेजिटेशन है वो थॉर्नी यानी कि कांटे वाली देखने को मिलती है। क्यों? बिकॉज देखो, इन एरियाज के अंदर ग्रेजिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इन पेड़ों में कांटे नहीं होंगे, थॉर्न्स नहीं होंगे, तो इन एरियाज के अंदर दे विल बी ईटन एंड हेंस दे हैव थॉर्न्स, ठीक है। एंड ये आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ड्रायर प्लेट्यू रीजन्स में, उत्तर प्रदेश के ड्रायर रीजन्स में, एग्जाम्पल झांसी वाला एरिया है, एंड हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की जब बात आती है, मैं आपको लास्ट में एक मैप दिखाऊंगा, तो इसमें कौन कौन से एरियाज हैं एक बार मैं लिख ही देता हूं आपके लिए। इट इज बेसिकली गुजरात, काफी ड्राई है, ऑफ कोर्स राजस्थान तो होगा ही, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पार्ट्स ऑफ एमपी, यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये नॉर्थ इंडिया की बात आपके लिए हो जाती है। आ रही बात समझ? इसके साथ साथ साउथ इंडिया में भी, जहां पर आपको वेस्टर्न घाट्स की
लीवर्ड साइड देखने को मिलती है, वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेंगे, कर्नाटका आंध्र प्रदेश बॉर्डर के आसपास। मैंने बनाया भी था वो डायग्राम आपके लिए। अब यहां पर आपको देखने को मिलते हैं एकेशियाज, पाम्स, ठीक है, यूफोरिबियाज, कैक्टस, ऐसी स्पीशीज हैं। एकेशियाज क्या होते हैं? दे लुक लाइक दिस, छतरी नुमा पेड़ होते हैं एकेशियाज। फाइन। एंड ये आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो देखो, यहाँ के पेड़ों की जो लीव्स हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, टू रिड्यूस और मिनिमाइज इवेपोरेशन। आपने अगर कभी पेड़ देखा है कीकर का या फिर बबूल का, दे हैव अ वेरी स्मॉल लीव स्ट्रक्चर। कीकर तो चलो एंडेमिक स्पीशीज नहीं है, बाहर से लेके आई गई थी, बट इफ यू लुक एट बबूल, इट हैज स्मॉल 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 लीव्स टू कंजर्व वाटर। अब लीव्स थिक भी होती हैं एंड दे आर स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यहां पर आपको लायंस देखने को मिलते थे इंडिया में एक टाइम पर, पूरे इंडिया में, स्पेसिफिकली इन फॉरेस्ट्स के अंदर। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखें, स्पेसिफिकली गुजरात के गिर में, वहीं पर आपको इस टाइप के लायंस देखने को मिलते हैं। राजस्थान में टाइगर्स भी हैं ऑफ कोर्स, मध्य प्रदेश के ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट में टाइगर्स भी हैं, रणथंभौर वगैरह में। ठीक है, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स, रैबिट्स, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। Next, fourth point, we'll move to montane forests. देखो, माउंटेनियस एरिया में आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपको कॉरस्पॉन्डिंग चेंज देखने को मिलता है नेचुरल वेजिटेशन में। तो विद ऑल्टीट्यूड अब ये क्या चेंज है, लेट अस लुक एट दैट। ठीक है, नाउ अब आपको यहां पर देखने को मिलते हैं कोल्डर एरियाज में टेम्परेट फॉरेस्ट्स। आ रही है बात समझ? बहुत हाइट पे चले जाओ हिमालयाज में, आपको इवन टुंड्रा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट हैं इंडिया में, वो आपको 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखो, यहां से विंड्स असेंड होती हैं तो ठीक ठाक बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, यहां पर आपको बेसिकली एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सच एज ओक्स, चेस्टनट्स। आ रही बात समझ? इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फिर देन आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, बिटवीन मतलब 1500 से ही शुरू हो जाते हैं बेसिकली, बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर के बीच में। तो ये ओवरलैप हो रहा है 500 मीटर का, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, यू आर गोइंग टू फाइंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में क्रिसमस ट्री लाइक ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, लाइक दिस। सो यू हैव दिस काइंड ऑफ ट्री, जो कि पाइन है, देवदार है, सिल्वर फिर है, स्प्रूस है, सीडर है, एक्सेट्रा। सो दीज काइंड ऑफ ट्रीज कैन बी फाउंड इन दी कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, और दीज फॉरेस्ट दे कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, बिकॉज वहां पर बारिश ठीक ठाक होती है। तो हिमालयाज की जो सदर्न स्लोप्स हैं, स्पेसिफिकली जो लेसर हिमालयाज का रीजन है, वहां पर आपको इसी टाइप के फॉरेस्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझ? नाउ इसके ऊपर की ऑल्टीट्यूड में आप जाते हैं तो आपको ग्रासलैंड्स और एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलती है 3000 मीटर के ऊपर।
यू विल फाइंड एल्पाइन वेजिटेशन, जिसके अंदर आपको जुनिपर्स, सिल्वर फिर, दोबारा से बर्चेस ये देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते रहते हैं, दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड, यानी कि उनकी हाइट कम होती जाती है अंटिल दे रीच दी स्नो लाइन। अल्टीमेटली जब आप स्नो लाइन पर पहुंच जाते हैं तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलता है? ऑफ कोर्स यू विल फाइंड टुंड्रा, जहां पे ऑलमोस्ट परमानेंट, ऑलमोस्ट स्नो टाइप रहती है। देखो इस रीजन के अंदर ना, जो अल्पाइन वेजिटेशन ग्रासलैंड है, आपको कश्मीर में बकरवाल, हिमाचल में गुजर्स, ये वाली ट्राइब्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहां पर आपको कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप्स, जैक रैबिट्स, तिब्बतन एंटीलोप्स, याक्स, स्नो लेपर्ड हाइट पर, स्क्वेरल्स, ये सारी जो फौना है ये देखने को मिलती है। अच्छा, अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, जो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में बाय द वे नहीं दिया, तो वेस्टर्न घाट्स में जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं उनको हम शोला फॉरेस्ट कहते हैं। देखो वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, और उसकी ईस्टर्न साइड में आपको बता चुका हूं मैं, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहे हैं। और हाइट पर, जहां हाइट काफी ज्यादा है, 1500-2000 मीटर के आसपास है, वहां पर आपको शोला टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इनको शोला फॉरेस्ट कहते हैं, स्पेसिफिकली केरला के अंदर एंड इवन इन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये बात होती है आपकी, जी हाँ, अबाउट दी माउंटेन फॉरेस्ट। फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, एंड विल डिस्कस अबाउट दी मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। देखो मैनग्रोव फॉरेस्ट्स आर बेसिकली टाइडल फॉरेस्ट, दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल इन्फ्लुएंस्ड एरियाज बाय टाइड्स। मड यहां पर मिलेगी, सिल्ट आपको यहां पर मिलेगी, और जो ट्रीज हैं उनकी रूट्स इन्वर्टेड होती हैं, वो ऊपर हवा में आती हैं टू रिलीज सॉल्ट। तो यहां के जो ट्रीज होते हैं वो बेसिकली सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। विल फाइंड सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज। ठीक है, तो आपको इंडिया की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पूरा का पूरा सुंदरबंस इज बेसिकली मैनग्रोव फॉरेस्ट। इवन महानदी डेल्टा जो है वहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट, कृष्णा कावेरी डेल्टा पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इवन कावेरी के डेल्टा में भी आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को दोस्तों मिल जाते हैं। मुंबई में भी मैनग्रोव फॉरेस्ट है यार। ठीक है, तो सुंदरबंस में आपको सुंदरी ट्री देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ इट, इसलिए उसका नाम सुंदरबंस हमने रखा है। इसके अलावा ऐसे फॉरेस्ट के को अगर आप क्लियर कर दें तो आप हार्ड टिम्बर यहां से निकाल सकते हैं, जो काफी ड्यूरेबल होती है। ठीक है, अगर पेड़, केवड़ा पेड़ यहाँ पे उगते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ पाम, कोकोनट की भी यहाँ पर खेती की जा सकती है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब याद रखना कि यहाँ पर अगर हम बात करें फौना की, तो यहाँ पर मैन ईटिंग टाइगर्स रहते हैं। टाइगर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट हैबिटाट है ये, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। ठीक है, स्नेक्स मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी फौना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यार ये चीज समझ में आपको आनी चाहिए। अब आपकी एनसीईआरटी में ना कुछ मेडिसिनल प्लांट्स की बात की गई है। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, देयर इज सर्पगंधा जामुन। सर्पगंधा जामुन केवल इंडिया में उगता है, एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके साथ साथ आप इससे यू नो जूस क्रिएट कर सकते हैं, राइप फ्रूट से विनेगर बना सकते हैं। आ रही है बात समझ? एंड इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। इसकी एक डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी सीड के पाउडर को आप डायबिटीज कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, ये जो पेड़ हैं ये हम लोग तो हमेशा से यूज करते हैं टू क्योर कफ एंड कोल्ड। अस्थमा है, अल्सर्स हैं, ठीक है, कीड़े लग गए हैं कहीं, आइसोर हो गया है, वी यूज दीज प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं। ठीक, तो ये बात भी मेरे भाई आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है,
तो दिस इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। चलिए, नाउ लेट्स लुक एट दी वाइल्ड लाइफ। एक बार हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर। देखो, इंडिया के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं लेक्चर के कि 90,000 एनिमल स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं और बर्ड्स की ऑलमोस्ट 2,000 स्पीशीज इंडिया के अंदर हैं और दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड टोटल जो स्पीशीज हैं वो आपको इंडिया में मिल रही है भैया, फौना की। ठीक है, इंडिया में 2,546 फिश की स्पीशीज भी हैं जो वर्ल्ड का 12% है भाई। ठीक है, और इसके साथ साथ इंडिया में आपको वर्ल्ड की 5 to 8% एम्फीबियंस रेप्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा नंबर है यार। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ में ऑफ कोर्स एलिफेंट्स की। देखो, जब एलिफेंट की बात आती है तो मुझे ये लगता है कि मैमल्स में एलिफेंट इज द लार्जेस्ट, ऑफ कोर्स नॉट लैंड में मैमल्स में इट इज द लार्जेस्ट, है ना। वैसे तो ब्लू व्हेल भी मैमल है, इट इज द लार्जेस्ट, लेकिन वो मरीन है। दे आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स। और ये आपको मोस्टली हॉट वेट फॉरेस्ट्स में देखने को मिलते हैं। अगर आप नॉर्थ की बात करें तो ये आपको राजाजी नेशनल पार्क से शुरू होकर नीचे केरला तक देखने को मिलते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटाट। लेकिन जो इनका मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो असम के अंदर, कर्नाटका के अंदर और केरला के अंदर है मेनली। इसके अलावा बहुत सारी और जगह पर ये लोकेटेड है, बट आपके एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अब एलिफेंट्स की जब बात करते हैं दोस्तों, तो एलिफेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में इंडिया ने लॉन्च किया था। ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। एंड इट टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड एलिफेंट्स को कंजर्व करना है, और जो डोमेस्टिक एलिफेंट्स हैं इंडिया पे, बहुत सारे डोमेस्टिक एलिफेंट्स भी हैं दोस्तों, यू नो दैट, तो उनका वेलफेयर भी हमें देखना है। देखो, सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल जो है वर्ल्ड का वो है वन हॉर्न्ड राइनोसरस। इट इज नथिंग बट वन हॉर्न्ड राइनोसरस। वन हॉर्न राइनोसरस क्या होता है? गैंडा बेसिकली। व्हाट? गैंडा। इट इज वन हॉर्न राइनोसरस जो बेसिकली स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स में रहता है, असम के और वेस्ट बंगाल के। देखो, जब वन हॉर्न राइनो की बात करते हैं ना, तो वो पहले पाकिस्तान से लेकर बर्मा तक देखने को मिलता था, लेकिन अब वो नहीं रहा पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स। लेकिन जो तेराई रीजन है ना नॉर्थ इंडिया का, उसमें हमें वन हॉर्न राइनोसरस देखने को मिलता था, ये बात फॉर श्योर है। बहुत सारी सील्स हैं, आपको पता है, इंडस वैली की, जिसमें राइनोसोरस दिखाया गया है, उसको कुछ लोग यूनिकॉर्न बताते हैं। तो आज के टाइम पर असम के अंदर है, काजीरंगा इज फेमस फॉर इट, मानस में भी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के अंदर भी आपको आज के टाइम पर ये देखने को मिलता है, और वहां से दुधवा नेशनल पार्क में कुछ हमने राइनोसोरस को रीइंट्रोड्यूस करने की बात की है। तो राइनोसोरस को बेसिकली आज के टाइम पर आप असम और वेस्ट बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड पाएंगे, और राइनो विजन 2020 एक स्कीम आई थी इसको कॉन्जर्व करने की, ठीक है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वाइल्ड एस। यार, ये वाइल्ड एस इज बेसिकली, ये एस है, एस यानी कि गधा, ठीक है, बट इट इज वाइल्ड स्पीशीज जो कि बड़ी ही रेयर स्पीशीज है, जो आपको गुजरात और राजस्थान में कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली जो इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क है वहां पर वो उसकी मेन हैबिटाट है, समझिए इस चीज को। इंडियन बाइसन, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ब्लू बुल, जिसको आप नीलगाय कहते हैं। चौसिंघा, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, हिंदी में चौसिंघा कहते हैं। गैजल,
और बारहसिंगा जो होता है, ये सभी आपको डियर की कुछ स्पीशीज है जो आपको इंडिया में हर जगह पर देखने को मिलती हैं। और स्पेसिफिकली जो हमारे कार्निवोर्स हैं, टाइगर्स, लायंस, उनके लिए इंपॉर्टेंट फूड का सोर्स भी है। अब देखो, इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर आपको बिग कैट्स की चारों स्पीशीज आज के टाइम पर देखने को मिलती है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इंडिया में टाइगर भी है, लायन भी है, लेकिन टाइगर और लायन के साथ साथ इंडिया के अंदर आपको लेपर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। और स्नो लेपर्ड भी है, नॉर्मल लेपर्ड भी है, और क्लाउडेड लेपर्ड भी है। Although these three are different species, snow leopard is more related to tigers than leopards. प्लस आपको पता है कि अफ्रीका से भी हैव रीइंट्रोड्यूस्ड चीतास, तो एक टाइम पर इंडिया में चीता भी मिलता था। जो लास्ट चीता था वो कोरैया जिले में मार दिया गया था, मध्य प्रदेश के, अब जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। लेपर्ड समझ के। टाइगर्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडिया में टाइगर्स की 4 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन पाई जाती हैं स्पेसिफिकली। एक पॉपुलेशन है तेराई टाइगर्स, जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, कालेसर में पहुंच गया टाइगर, दुधवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। देन असम के अंदर आप जाते हैं तो ये टाइगर्स वाइल्ड में वर्ल्ड में सबसे लार्ज टाइगर्स है। उसके बाद सेंट्रल इंडिया में एक टाइगर की पॉपुलेशन मिलती है, यहां पर भी टाइगर्स की जो साइज है वो काफी अच्छी है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, आई यू नो दैट। रणथंबोर है, सरिस्का भी टाइगर्स का एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट था, अब तो पता नहीं वहां पर क्या ही चल रहा है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया की बात करें, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। देन साउथ इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन है, इनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। एंड देन सुंदरबंस के अंदर टाइगर सबसे छोटे होते हैं लेकिन सबसे फियर्स होते हैं। दे आर मोस्ट ऑफ देम आर मैन ईटिंग, वो एक्टिवली ह्यूमंस को अपना फूड समझते हैं। यस, ठीक है, कूनो भी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ इंडिया के अंदर आपको कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिलता है ना, और उन्हीं एरियाज में आपको स्नो लेपर्ड दिखता है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? इट वाज लॉन्च्ड इन 1973 एंड देन वापस से रीइनवोग्रेट किया गया था उसको 2006 में, जब एनटीसीए की फॉर्मेशन हुई। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्नो लेपर्ड, ये आपको ऑफ कोर्स लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उन सभी हिमालयन स्टेट्स में आपको ये देखने को मिलता है। जो भी हिमालयन स्टेट है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। हिमालयन स्टेट में इसके अलावा आपको भरल ब्लू शीप देखने को मिलती है, वाइल्ड शीप देखने को मिलती है, कयांग जिसको तिब्बतन वाइल्ड एस कहते हैं वो देखने को मिलता है। ईस्टर्न साइड में रेड पांडा भी आपको देखने को मिलता है, तो एक छोटा पांडा होता है, ठीक है, ब्राउनिश रेडिश कलर का, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ लायंस की बात करें अगर हम टाइगर्स के बाद, तो आज के टाइम पर वो सिर्फ गिर गुजरात के अंदर पाए जाते हैं एंड उनकी पॉपुलेशन आज के टाइम पर 600 के आसपास हो चुकी है। जेनेटिकली दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज 200 लायंस से ये लायंस क्रिएट हुए हैं। एंड एक बहुत बड़ा इशू है इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होने का, दैट इज अ बिग रीजन। और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस अभी रिसेंटली आया था तो काफी सारे लायंस थे वो मर गए थे, 20 से 50 लायंस के बीच में डेथ हुई है। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि लायंस को हमें और जगहों पर ऑल्टरनेटिव पॉपुलेशन बनानी चाहिए, लेकिन गुजरात की स्टेट लायंस को नहीं छोड़ रही है। बट हाँ, गुजरात अब ये मान चुकी है कि दूसरी स्टेट्स में लायंस को डालना चाहिए, लेकिन उसने फिर भी नहीं डाला है। एंड यू नो दैट कि अब वो गुजरात के अंदर ही उनको ट्रांसलोकेट करने की बात कर रहा है, जो दूसरे नेशनल पार्क हैं गुजरात के, ठीक है, फार अवे फ्रॉम गिर, वहां पर। क्रोकोडाइल्स की बात करें अगर आप इंडिया में, तो आपको इंडिया में सबसे पहले मगर क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्रोकोडाइल है मगर, जो इंडिया की नॉर्मल रिवर्स में कोई क्रोकोडाइल आपको दिख जाए तो मगर है। घड़ियाल देखने को मिलता है, इसकी स्नाउट काफी लंबी होती है। और कोस्टल रीजन्स में आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है वर्ल्ड का। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में बैतरनी ब्राह्मणी रिवर के माउथ पर लोकेटेड है, जो कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों।
बर्ड्स स्पीशीज की बात करें भाई, फीजेंट्स हैं, डक्स हैं, पैराकीट्स हैं, तोते, क्रेन्स हैं, पीकॉक्स हैं, पिजन्स हैं, कुछ ज्यादा ही हो गए पिजन्स तो, ये भी आपको इंडिया में हर जगह पर देखने को मिलते हैं। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बर्ड्स में एक स्पेशल मेंशन हमें देखने को मिलता है दोस्तों, किसका? वल्चर्स का, जिनकी 99% पॉपुलेशन वाइप हो चुकी है बिकॉज ऑफ डाइक्लोफिनैक, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेशन दवाई है जो वेटरनरी यूज में एक टाइम पर यूज की जाती थी, आज के टाइम पर ह्यूमन यूज में भी यूज की जाती है। बट उस मेडिसिन लेस्ड मांस जब ये वल्चर्स खाते हैं तो इनका रीनल फेलियर हो जाता है एंड इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो पहले के टाइम पर वल्चर्स काफी सारे होते थे बट आज के टाइम पर नहीं दिखते। व्हेन आई वाज अ किड तो काफी वल्चर्स होते थे, दिल्ली में भी दिखते थे, लेकिन अब सिर्फ काली रंग की चील बची है। ठीक है, दे आर बर्ड्स ऑफ प्रे बेसिकली। वल्चर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं एंड दैट रोल इज ऑफ क्लीनिंग द मेस। तो हमें वो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय क्लीनिंग दी सड़ी हुई लाश, कैरकसेस को खा जाते हैं वो बेसिकली। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एज वेल एज फौना, हमारे देश में आज के टाइम पर आपकी एनसीईआरटी कहती है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आपको पता है कि एक नया बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है। ठीक है, हमारे पास 500 से ज्यादा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड 100 से ज्यादा यू हैव व्हाट, नेशनल पार्क्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलाए हुए हैं एंड मैं कहूंगा कि आज के टाइम पर इंडिया की वाइल्ड लाइफ की जो सिचुएशन है पुराने टाइम से बेटर है। 1400 टाइगर से आज के टाइम पर हम ऑलमोस्ट 3000 टाइगर्स पर आ चुके हैं। टाइनोसोरस की भी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों। बट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी साथ ही साथ बढ़ रहा है बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं चीतास के साथ। आ रही है बात समझ? चीता होता है ना, चीता, जिनको हम नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से इंडिया लेकर आए हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू डू दैट एज वेल माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पूरी कहानी होती है दोस्तों इस चैप्टर की एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।